हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का शॉर्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और पॉइंट बाय पॉइंट निकाल करके आपके पास लाए हुए हैं। और ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसमें आपको 10 टॉप 10 क्वेश्चन मिलेगा जो कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी में। तो आइए हम देखते हैं वो कौन कौन सा क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। तो पहला वो क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला वो क्वेश्चन कौन सा है, जीवन अवधि या जनन काल को परिभाषित करें। आपको पूछा जाएगा जीवन अवधि या जनन काल को परिभाषित करें। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीवन अवधि किसे कहते हैं या जीवन काल को परिभाषित करें। तो आपको लिखना किस प्रकार से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीव की जो है, जीव जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। कोई भी जीव होता है जन्म से लेकर के और प्राकृतिक मृत्यु तक, जब तक कि उसका प्राकृतिक मृत्यु हो न जाए, जैसे कि एक्सीडेंट या हो जाए तो इसका तो कोई बात नहीं, लेकिन जन्म से लेकर के और प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। आप यहाँ पे अपना भाषा में लिख सकते हैं कि जीव की जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो आप पॉइंट वाइज लिखते जाएं, समझते जाएं क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिर, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दें। आपको इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन 2-3 तरीका से पूछता है, आपको हम बता देते हैं। तो जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, पहला इस तरीका से पूछ सकता है। दूसरा पूछेगा अथवा अलैंगिक जनन को परिभाषित करें। दूसरा पूछेगा आपको क्वेश्चन, अलैंगिक जनन को परिभाषित करें। और नेक्स्ट दूसरा तरीका से पूछ सकता है, तीसरा, जीवों में अलैंगिक जनन का विवरण दीजिए। जीवों में अलैंगिक जनन का विवरण दीजिए। सेम तीनों का एक ही आंसर होगा, ठीक है। ये जो है जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी दें और अलैंगिक जनन को परिभाषित करें, जीवों में अलैंगिक जनन का विवरण दीजिए। तीनों का एक आंसर होगा। वो कैसे होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको लिखना है वहाँ पे, जीवों में प्रजनन की वह विधि, जीवों में प्रजनन की वह विधि, ठीक है, जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जनक से हो। आप वहाँ पे बोल सकते हैं, अगर आपको पूछेगा अलैंगिक जनन को परिभाषित करें तो आप बोल सकते हैं वहाँ पे, जीवों में जनन की वह विधि जिसमें संतति की उत्पत्ति, संतति मतलब क्या होता है, शिशु, जन्म, बच्चा, ठीक है। तो संतति की उत्पत्ति एकल जनक से हो। किससे हो, एकल जनक से होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। आप बोल सकते हैं जनन की वह विधि जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जनक से हो, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत चलाते हैं अमीबा चलाते हैं, ठीक है, जो कि अमीबा का इमेज आप उसका इन्फिनेटिव होता है, किसी भी तरीका से हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट, जीवों में लैंगिक जनन को परिभाषित करें। आपको इस तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, जीवों में लैंगिक जनन को परिभाषित करें, अथवा दूसरे तरीका से पूछ सकता है लैंगिक जनन को परिभाषित करें। मतलब जीवों में लैंगिक जनन के बारे में लिखें या लैंगिक जनन को परिभाषित करें। तो आप दोनों का सेम एक ही आंसर होगा। आपको इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं जीवों में जनन की वह विधि, ठीक है, जीवों में जनन की वह विधि जिसमें संतति की उत्पत्ति, वही शिशु जो बच्चे होते हैं, शिशु संतति की उत्पत्ति के लिए, इसमें जो है संतति की उत्पत्ति के लिए 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, ठीक है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, आप बोल सकते हैं जीवों में जनन की वह विधि जिसमें कि 2 विपरीत लिंग, एक नर और एक मादा, ठीक है, एक नर और मादा, जो जीवों की संतति की उत्पत्ति के लिए 2 जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा, विपरीत लिंग वाले, तो उसे हम क्या कहते हैं,
लैंगिक जनन कहते हैं। तो आप इसमें नर और मादा एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर से सुन लीजिए आंसर इसका, जीवों में जनन की वह विधि जिसमें दो विपरीत संतति की उत्पत्ति के लिए जिसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इस तरीक़ा से आप इसको लिख सकते हैं, अपना भाषा में लिख सकते हैं और एग्जाम्पल में दे सकते हैं नर एवं मादा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका आ जाता है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। तो आप इधर अगर क्वेश्चंस को ठीक ढंग से समझे होंगे, इसका डिफिनेशन अगर ठीक ढंग से समझे होंगे तो आप इधर अपना मन से भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं देख सकते हैं। अलैंगिक जनन केवल एक ही जीव भाग लेता है। इसमें क्या होता है, एकल कोशिका। आप यहाँ पे बताए थे एक जनक के द्वारा संतति की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि केवल इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं। इसमें दो विपरीत लिंग वाले को जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या कहते हैं, केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। और लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें दो जीव भाग लेते हैं। इसमें कितने जीव भाग लेते हैं, दो जीव भाग लेते हैं, नर एवं मादा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें संतति अपने जनक के समान होता है। इसमें क्या होता है, संतति जो होता है अपने जनक के समान होता है, सेम टू सेम जैसे है वैसा ही होता जाएगा। ठीक है, और इधर आप लिख सकते हैं, इसमें संतति अपने जनक के समान नहीं होता है। जैसे नर और मादा में आप देख सकते हैं, क्या उसका जो शिशु होता है क्या अपने माता पिता को हूबहू माता पिता कैसा तो नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है लेकिन हूबहू नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट, इसका विकास से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें अमीबा के विकास से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यह विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह इसमें वृद्धि होता है, वृद्धि होने इसका महत्वपूर्ण कार्य है। आगे वृद्धि होने के बाद ही कुछ इसका टाइम होता है, लिमिट होता है, तभी ये फिर आगे जनन कर सकता है कि नहीं। नेक्स्ट, इसमें युग्मकों का बनना एवं संलयन नहीं होता है। अमीबा में जो है और लैंगिक जनन में युग्मकों का बनना और संलयन नहीं होता है, जैसे कि निषेचन हो गया, ये सब इसमें जो है ये सब नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें युग्मकों का बनना और संलयन होता है। नर एवं मादा में दो विपरीत लिंग वाले जब भाग लेते हैं उसमें, तो उसमें क्या बनता है, निषेचन होता है, उसके बाद युग्मक का बनना, ये सब महत्वपूर्ण होता है किसमें, लैंगिक जनन में। तो आप इस तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं। और हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। और यहाँ पे जो फिर पांचवा क्वेश्चन आ जाता है आपको, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका आंसर है, अलैंगिक जनन में जनक के शरीर से बल्बसरखीय प्रवर्ध निकल आती है, उसे मुकुलन कहते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जनक जो होता है, जो उसका पेरेंट्स होता है, जो उसका माता पिता होते हैं, उनके शरीर से क्या होता है, बल्बसरखीय, जैसे कि इस तरीक़ा से रहता है मुकुलन में, तो बल्बसरखीय उसका जो है ना छोटा सा एक भाग निकल आता है। ठीक है, भाग निकल आता है। उसके बाद वो क्या होता है, लेकिन यह टूटकर जनक के शरीर से, ये क्या होता है, टूटकर जनक के शरीर से अलग हो जाती है। ये जो है ये टूट करके जनक के शरीर से अलग हो जाती है, जो स्वतंत्र जीव बनाती है, एक नया जीव बन जाती है, उसे ही हम कहते हैं मुकुलन कहते हैं, उसे हम मुकुलन कहते हैं। ठीक है, इस तरीक़े से आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अलैंगिक जनन में जनक के शरीर से बल्बसरखीय प्रवर्ध निकल आती है, उसे मुकुलन कहते हैं। फिर बाद में ये क्या होते हैं, लेकिन यह टूटकर जनक के शरीर से अलग हो जाती है, जो स्वतंत्र जीव बनाती है, जो क्या बनाती है, स्वतंत्र जीव बनाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को जो है क्लोन क्यों कहते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होता है उसको क्लोन क्यों कहते हैं, हम क्यों क्लोन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं उसको क्लोन क्यों कहा जाता है। देखिए क्या है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो होता है वो हूबहू, ठीक है, वो हूबहू अपने जनक के समान होती है, इसलिए ऐसे संतति को क्लोन कहा जाता है।
आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलैंगिक जनन के द्वारा जो है संतति उत्पन्न होता है उसको हम क्लोन क्यों कहते हैं, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं अलैंगिक जनन के द्वारा जो होता है जो संतति उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसे कि अमीबा हो गया, फिर इसका जो सेम इसी तरीके से होता है, तो उसी कारण यहाँ पर जो हो गया अलैंगिक जनन के द्वारा जो है उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो हूबहू मतलब सेम टू सेम हूबहू अपने जनक के समान होते हैं, अपने जनक के ही समान होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं क्लोन कहते हैं, ठीक है, क्लोन कहते हैं इसलिए। तो आप इसको इस तरीका से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, आपको पूछा जाएगा आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए निम्न में से कौन आंतरिक निषेचन का उदाहरण है, तो आप वहां पर उस तरीका से देख सकते हैं। पहले आइए समझते हैं इसको परिभाषा को। तो कहा जाता है जब अंडाणु मादा के शरीर में, ठीक है, कहता है जब अंडाणु मादा के शरीर के अंदर ही शुक्राणु द्वारा क्या कहता है, जब अंडाणु जो है मादा के शरीर के अंदर ही शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है, क्या हो जाता है निषेचित होता है, तो वह आंतरिक निषेचन कहलाता है। समझिए बात को, अंडाणु जो है मादा के शरीर में ही शुक्राणु द्वारा जब निषेचित हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये किस में होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब किस में होता है, ये मनुष्य में होता है, ठीक है, ये आंतरिक निषेचन किस में होता है, आपको इससे पूछ सकते हैं निम्न में से कौन आंतरिक निषेचन का उदाहरण है, तो आप ऐसे दे सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट और नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाह्य निषेचन, ठीक है, बाह्य निषेचन कहते हैं किसे कहते हैं, आपको अंतर भी पूछ सकता है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर स्पष्ट करें तो आप वहां पर दे सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और आपको पार्ट वाइज मिलेगा। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिया जाएगा बायोलॉजी के क्लास 12 का 2024 का मिशन है, मिशन 2024 का है, तो आप लोग इसे सक्सेस बनाएं और हद से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। देखिए बाह्य निषेचन किस, आपको बता दें कि जब अगर अंडाणु शुक्राणु के द्वारा शरीर के बाहर निषेचित होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ये किस में होता है, मछली में होता है, जलीय जो जीव होते हैं उसमें होता है, मछली हो गया, मेढक हो गया, सितारा मछली हो गया, ये सब में क्या होते हैं बाह्य निषेचन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिया जा रहा है मध चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में लिखें, मध चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में लिखें। आपको इस अंतर भी पूछ सकता है, ये भी ध्यान से समझे क्वेश्चंस को, अंतर भी पूछ सकता है, मध चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र का अंतर स्पष्ट करें तो आप वहां पे दे सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं मध चक्र को। मध चक्र किसको कहेंगे, नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले, नॉन प्राइमेट जो स्तनधारी जो जीव होते हैं उसमें पाए जाने वाले चक्र को क्या बोलते हैं, मध चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, आप लोग पूरा शॉर्ट में लिख सकते हैं, नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को, किसको, चक्र को मध चक्र कहते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में जो चक्र पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, मध चक्र कहते हैं, उसी को मध चक्र कहते हैं। ये किस में होता है, गाय में, कुत्ता में, चीता में, बिल्ली में, इस में होता है। तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल भी पूछेगा निम्न में से कौन मध चक्र का उदाहरण है, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एग्जाम्पल में आपको दिया रहेगा, जो आंसर में आपको दिया रहेगा वो वहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी में आपको नेक्स्ट है ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं। तो प्राइमेट स्तनधारियों, जो प्राइमेट होते हैं, नॉन प्राइमेट और प्राइमेट, तो प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसटीडी या यौन संचारित रोग क्या है, तो आप बोल सकते हैं वैसा रोग जो असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा होता है, वैसा रोग जो असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा होता है उसे एसटीडी या यौन संचारित रोग कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एसटीडी या यौन संचारित रोग कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल आ जाता है, आप देख सकते हैं एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनेरिया हो गया, ये सभी जीव क्या होते हैं, ये सभी रोग एसटीडी या यौन संचारित रोग के द्वारा होता है।
आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो बताएं आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्त को भी शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए और शॉर्ट जो क्वेश्चंस होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है बायोलॉजी का क्लास 12th में, जो आप 2022 मतलब 2024 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो इसमें आपको हर एक क्वेश्चन सटीक मिलेगा। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।